हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं कुमार मधुकर और आपके सामने आज जो क्वेश्चन प्रेजेंट करने वाला हूं वो प्रश्न है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट से रिलेटेड। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये स्केम लर्निंग चैनल के अंतर्गत आप लोगों को बीपीएससी की तैयारी से रिलेटेड या संबंधित जितने भी वीडियो हैं सब आपको मिलेगा। और साथ में पीटी के लिए बहुत सारे लेसन्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप लोग चाहें तो वहाँ देख सकते हैं। और मेंस की तैयारी भी कराई जा रही है इस चैनल के थ्रू, जो कि वी डिज़र्व टेलीग्राम चैनल के अंतर्गत कंडक्ट होता है। और यहाँ पे आपको एक प्रॉपर फीडबैक या आंसर राइटिंग का स्टेटस या स्टाइल बताया जाता है। करेक्ट। अब ऐसे में मैं आपके सामने आज जो आंसर लिखने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, वो है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के ऊपर। कि क्वेश्चन पूछा गया था कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इज़ कंसिडर्ड एज द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, एक्सप्लेन इट and also discuss the role, yeah, how it is successful in controlling flood as well as in the improvement of agriculture production। मीन्स कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर माना जाता है। वर्णन करें, यह भारत में बाढ़ नियंत्रण एवं कृषि के वृद्धि में किस प्रकार सहायक होता है, बिहार के संदर्भ में चर्चा करें। ये 3 पॉइंट यहाँ पे है जिसको कि हम लोग डिस्कस करेंगे। करेक्ट। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो आंसर है ये सुषमा के द्वारा, जो हमारे वी डिज़र्व टेलीग्राम चैनल है उसमें जो मेंस का ग्रुप है, जीएस मेंस का ग्रुप जो चल रहा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ ही चलता है। कोई भी व्यक्ति जो इंटरेस्टेड हैं वो हिंदी में भी लिख के भेज सकते हैं और इंग्लिश में भी भेज सकते हैं। उनका प्रॉपर फीडबैक दिया जाता है। तो उसी में से हिंदी मीडियम में एक अच्छा आंसर मुझे आज मिला, जिस पर मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस क्वेश्चन के ऊपर सुषमा का जो प्रेजेंटेशन था, 2 एस्पेक्ट से मैं यहाँ पे कमेंट करने वाला हूँ। पहला कमेंट है ये रहेगा कि इनकी जो हैंड राइटिंग है बहुत ही सुंदर है, बेहतर है, फर्स्ट। दूसरी बात ये है कि इनके हैंड राइटिंग में आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि ओवर राइटिंग और या कट पिट जो होता है जनरली हमारे राइटिंग में, वो बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो तीसरा एस्पेक्ट है कि इनके आंसर में क्या ऐसा चीज़ है और क्या ऐसा चीज़ छूट गया है जो इसमें इंक्लूड करना चाहिए, उसके बारे में भी चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले हैंड राइटिंग की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, अगर आप हैंड राइटिंग को शुरू से देखिएगा, इस सुषमा के द्वारा लिखा हुआ है यहाँ पे, भारत में समन्वित एवं बहुआयामी विकास के लिए शुरू की गई बहुउद्देशीय परियोजनाओं को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। एनीवे, ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है, दैट इज़ डिफरेंट पार्ट, दैट विल बी डिस्कस लेटर ऑन। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक एक चीज़ को मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ कि कहीं पे आपको भी ओवर राइटिंग या जो होता है कट पिट या किसी तरह का गलत लिखने के बाद कट कर देना फिर से लिखना, वो चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये देखिए। और ये मैं आपको बता दूं कि ये हमारे वी डिज़र्व टेलीग्राम जो मेंस का चल रहा है उसमें ये डेली के प्रैक्टिस क्वेश्चंस में है। और जब टेस्ट उनका संडे को कंडक्ट होता है तब भी उनका हैंड राइटिंग ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होता और इसी तरह से ओवर राइटिंग का अवॉइडेंस है। मीन्स कि ओवर राइटिंग उनके आंसर में नहीं दिखता है, बहुत ही प्रॉपरली और मैच्योरिटी के साथ वो लिखती है। ठीक है। अब ये देखिए, साथ में उन्होंने मैप बनाया है, जो कि मैप को अच्छे ढंग से डीवीसी वैली प्रोजेक्ट को उन्होंने हाईलाइट किया है ना। तो डीवीसी वैली प्रोजेक्ट या दामोदर वैली प्रोजेक्ट जिसको बोलते हैं कॉरपोरेशन, इसको हाईलाइट इन्होंने किया है। तो ये भी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मैप भी देखिए, मैप में भी आपको ओवर राइटिंग नहीं दिखेगा, राइट। फिर इस तरह से हैंड राइटिंग के पूरा एक व्यू में दे रहा हूँ कि आप इस हैंड राइटिंग को देखते हुए आपको क्या क्या चीज़ सीखना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। करेक्ट। ये देख लीजिए, एक एक चीज़ में मैंने तो मेरा जो कॉपी का चेक करने का जो व्यू होता है वो हर एक लाइन को मैं पढ़ता हूँ। दैट इज़ डिफरेंट थिंग, इट इज़ ऑलरेडी चेक्ड, सो आई एम स्टिल टेलिंग यू दैट कि आप एक एक लाइन और एक एक पॉइंट को आप लाइन को पढ़िए, कहीं भी ओवर राइटिंग आपको नहीं दिखेगा। एक आध होता है, वो तो कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता है। ठीक है। तो ये इनका डायग्राम है, देखिए ये डायग्राम उनका जिसको मैंने प्रेजेंट किया है इसको गुड के फॉर्म में कि वेरी नाइस, वेरी गुड। और ये इनका कंक्लूज़न है। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो कंक्लूज़न तक आपको देखने के बाद 2 चीज़ मैं हाईलाइट करूँगा। पहला, बेहतर सुंदर स्टाइल ऑफ राइटिंग। दूसरा, क्लीनिंग।
मीन्स क्लीन, देयर इज़ नो ओवर राइटिंग। करेक्ट। और तीसरा इसमें एक पॉइंट ऐड करता हूँ मैं, वो ये है कि अगर आप आंसर लिख रहे हैं, जो कि आपको भी ध्यान दिए, दोनों पॉइंट के अलावा तीसरा पॉइंट ये है जो आपको ध्यान देना है, वो ये है कि आप देखेंगे कि लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड दोनों तरफ एक प्रॉपर स्पेस छोड़ा गया है ना, एक प्रॉपर स्पेस छोड़ा गया है। मीन्स जो कि रिक्वायर्ड होता है, कंपलसरी होता है, मैंडेटरी होता है। ये देखिएगा, जब आप मेंस का आंसर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे कैसे छोड़ने की बात या छोड़ने के लिए कहा जाता है। करेक्ट। तो इस तरह से आप देखिएगा कि पूरा का पूरा जो है दोनों तरफ से प्रॉपर स्पेस छोड़ा गया है, ताकि कोई कमेंट हो, मार्किंग हो या किसी तरह का कुछ टैगिंग किया जाए तो कंफर्टेबल हो सके। करेक्ट। तो ये 3 पॉइंट राइटिंग के समय में आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर राइटिंग के लिए सुंदर हैंड राइटिंग होना चाहिए। दूसरा, ओवर राइटिंग कम होना चाहिए, सब क्लीन होना चाहिए। तीसरा वो है दोनों तरफ स्पेस बना के रखना है आपको। ठीक है। चलिए अब आते हैं टू द पॉइंट, बात करते हैं आंसर के रिस्पेक्ट में। तो जो आंसर क्वेश्चन ये था कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को कैसे या क्यों इसको टेम्पल के तौर पे मॉडर्न इंडिया या आधुनिक भारत का मंदिर कहा जाता है, ये तो आपको पता ही है कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। तो ये जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट था, भाखड़ा नंगल डैम जब बनने वाला था उस पर उद्घाटन की बात हुई थी, तभी हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। वेल एनीवे, अब बात यह है कि इंट्रोडक्शन में, तो ये देखिएगा इंट्रोडक्शन में इन्होंने इसी चीज़ को हाईलाइट किया है। साथ में इन्होंने लिखा है, इन परियोजनाओं ने अनेक विकास मार्ग खोले और साथ ही कई समस्याओं का निपटान एवं कम करने में सहायक सिद्ध हुई, और अभी भी इसकी महत्ता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मतलब मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के इम्पोर्टेंस को हाईलाइट कर रहे हैं। करेक्ट। ये इंट्रोडक्शन है। अब इसी चीज़ को, चूँकि क्वेश्चन ही था कि टेम्पल कंसीडर किया जा रहा है या मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इज़ कंसीडर एज द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो इसे प्रूफ करने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, बताया है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं का अर्थ अथवा उद्देश्य क्या था। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं का बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, पर्पस होते हैं, जिसमें नदी घाटी परियोजनाओं से रिलेटेड मैटर को हाईलाइट किया है। सिंचाई एवं भूमि का वैज्ञानिक उपयोग एवं प्रबंध, विद्युत उत्पादन में वृद्धि और औद्योगिकरण, बाढ़ नियंत्रण, बीमारियों की रोकथाम में सहायक, जलमार्गों का विकास, क्षेत्रीय आर्थिक प्रगति, घरेलू कार्यों के लिए जल की व्यवस्था, है ना, उसके बाद मत्स्य उद्योग, टूरिज़्म, ये सारा चीज़ जो आप ऐड कर सकते हैं आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए। करेक्ट। अब यहाँ पे देखिएगा कि नेक्स्ट पॉइंट ये है कि उपरोक्त उद्देश्य उनके बहुउद्देशीय प्रकृति को व्यक्त करते हैं और भारत में, और इसी रीजन से, यहाँ पे एक लाइन ऐड कर सकते हैं सुषमा आप, कि इसी रीजन से मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा गया है, या टेम्पल या आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया है। करेक्ट। ये लाइन आप अगर यहाँ ऐड कर देंगे इस पार्ट में, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ इस पार्ट में, तो आपका कंटिन्यूटी में आंसर बनता जाएगा। अब भारत में जब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर वैली प्रोजेक्ट अस्तित्व में आई, तब इस परियोजना का विस्तार झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य तक हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित इस परियोजना ने पश्चिम बंगाल को अचानक ही समृद्धता की ओर गतिशील किया। अब इस यहाँ पे क्या है, समृद्धता की ओर गतिशील करना डज नॉट मीन कि बिकॉज ऑफ द मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, बल्कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का जो मल्टीपर्पज़ पर्पसेस था उसके मीट होने के कारण। क्वेश्चन पर ध्यान भी देना है कि वहाँ पे क्वेश्चन में क्या था भाई, फ्लड एंड एग्रीकल्चर। सो फ्लड कंट्रोल में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया डीवीसी, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, जिसके कारण न केवल झारखंड बल्कि वेस्ट बंगाल भी कभी काफ़ी आहत में रहता था या आतताई, बाढ़ के आतताई के चंगुल में फंस जाया करता था। करेक्ट। ऐसे में डीवीसी जो है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन जो है, एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया, जो कि फ्लड से को भी कंट्रोल किया प्लस कृषि के बढ़ावा में भी महत्वपूर्ण रोल प्ले किया, सहायक हुआ। करेक्ट। इसीलिए समृद्धता की ओर गतिशील हुआ। अब समुद्री मार्ग अब पहले से ज़्यादा व्यस्त हो गए, व्यापार का सिलसिला बढ़ गया और आसपास क्षेत्र, ये तो समृद्धता की बात हो गई। करेक्ट। वहाँ पे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, पर्पसेस होते हैं, नाम से भी पता लगता है। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, फ्लड कंट्रोलिंग, इरिगेशन सिस्टम, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन,
employment, tourism, fishing, every such kind of objectives or purposes are met with this दामोदर वैली कॉरपोरेशन। करेक्ट। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो नेहरू जी का देखिए यहाँ पे उन्होंने लिखा भी है कि वस्तुतः उपयुक्त विश्लेषण एवं इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लाभ देखकर नेहरू जी के कथन की पुष्टि की जा सकती है। वेरी नाइस लाइन। ये यहाँ पे जहाँ मैं उनको वहाँ पे और ऐड करने के लिए बोला था वो यहाँ पे भी ऐड कर दिया। करेक्ट। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि आप टू द पॉइंट पे चल रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है कैसे बाढ़ नियंत्रण में ये एक इम्पॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है। तो अगर आप देखेंगे तो अब पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, हर जगह इस तरह के फ्लड का जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिलता है और हर साल हम लोग न्यूज़ में सुनते हैं। चलिए बिहार की ही बात करते हैं क्योंकि बिहार के रेफरेंस में है। तो वहाँ पे भी आपको पता है कि कोसी नदी, गंडक नदी, बागमती, पुनपुन, इन सब के पानी के अधिकता या पानी के अधिक बहाव के कारण बिहार जो काफ़ी प्रभावित होता है और काफ़ी नुकसान भी होता है, जान माल की क्षति भी होती है। करेक्ट। तो उसकी भी चर्चा करेंगे चूँकि इन रेफरेंस ऑफ बिहार की बात हो रही है। तो अब इन्होंने क्या लिखा है कि नदियों पर बनी बहुउद्देशीय परियोजनाओं से नियंत्रित करने में अत्यंत सहायक रही है। और वो कैसे भाई? तो बांध के डाउनस्ट्रीम नदी के जल प्रवाह को नियमित करके बाढ़ नियंत्रण के लिए बांध और जलाशयों का प्रभावी प्रयोग किया जाता है। ओके। उसके बाद बांध लोगों के संपत्ति एवं जीवन को नुकसान पहुंचाए बगैर बेसिन के माध्यम से बाढ़ रूटिंग जिसको बोलते हैं, रूट दिखाते हुए बनाते हुए रूटिंग के लिए विशिष्ट योजना के अनुरूप परिचालित किए जाते हैं। कैनाल बना दिया जाता है ताकि पानी का बहाव एक पर्टिकुलर सर्टेन डायरेक्शन में रूटीन वे में हो सके। उसके बाद बाढ़ के समय बांधों और जलाशयों है ना द्वारा संरक्षित जल का पेयजल के रूप में आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उपयोग किया जाना। अब ये क्या होगा? फ्लड कंट्रोल के ऊपर उन्होंने लिखा। अगर आप सोचेंगे तो पता लगा कि अरे जो पानी रिजर्व होता है वो ड्रिंकिंग के लिए ही नहीं बल्कि एग्रीकल्चर के लिए होता है। यस होता है, बट हियर पॉइंट इज़ कि पॉइंट हमारा था कि कैसे ये फ्लड कंट्रोल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, कैसे एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन या एग्रीकल्चर के बढ़ावा में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो इन्होंने पॉइंट वाइज किया है कि अभी तक जितनी भी बातें उन्होंने लिखा इस पैरे में, तो आप देखिएगा कि ये सारे के सारे क्या थे, पूरा का पूरा जो था वो बाढ़ के नियंत्रण करने का तरीका पे भी एम्फेसाइज किया गया। अब यहाँ पे देखिएगा कि कृषि के रूप में कैसे ये सहायक हुआ है। तो ये बांध निर्मित कर बाढ़ को रोकता है जिससे कम पानी की अनुकूलता वाली फसलों का बचाव होता है, जिसमें कम पानी की ज़रूरत होती है और अधिक पानी चले जाने के बाद फसल बर्बाद हो जाता है। साथ ही यह बाढ़ नियंत्रण द्वारा मृदा अपरदन ये देखिए को भी रोकती है, जिससे ह्यूमस युक्त परतें खेतों की उर्वरता को बरकरार रखती है। करेक्ट। तो ये एग्रीकल्चर के पॉइंट से भी हो गया। दूसरा पॉइंट है सिंचाई के क्षेत्र में भी यह अहम भूमिका निभाई है। चूँकि एग्रीकल्चर में कैसे इम्प्रूवमेंट लाया है ये, तो हम सॉइल के प्रोटेक्शन को देख लिए। करेक्ट। दूसरे बात इरिगेशन को बढ़ावा दे रहे हैं कि वैसे इरिगेशन फैसिलिटी भी बढ़ रहा है। तो सिंचाई के क्षेत्र में यह भी अहम भूमिका निभाती है। यह बरसाती अवधि के दौरान जल संरक्षित कर शुष्क क्षेत्रों में कृषि के लिए पानी की उपलब्धता देती है। थर्ड पॉइंट है इनका, इस परियोजना से मुख्य लाभ यह भी है कि वर्षा के दौरान विभिन्न क्षेत्रों की कृषि आवश्यकताओं के अनुसार जल बहाव को नियमित किया जा सकता है, जिससे भू प्रबंधन भी आसान हो जाता है। करेक्ट। उसके बाद चौथा, अति विशाल पैमाने पर सिंचाई की उपलब्धता नई नई तकनीकों को भी बढ़ावा दे रही है। ये ब्रॉडर एस्पेक्ट का पॉइंट है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो हमारे क्वेश्चन का दूसरा पॉइंट जो फ्लड और एग्रीकल्चर को कंट्रोल और इम्प्रूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन था उसमें ये कारगर साबित हो रहा है इनका आंसर। चलिए अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि बिहार के रेस्पेक्ट में भी चर्चा करना था। तो बिहार में बहुउद्देशीय परियोजना। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। सिंचाई के लिए जलापूर्ति कृषि क्षेत्र की बुनियादी ज़रूरत है, जिसकी पूर्ति बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से विकसित नहरों से हो रही है। और साथ में आपको इस बात का भी चर्चा करना है कि बिहार में जो नहर की फैसिलिटी है या इरिगेशन फैसिलिटी है वो सबसे ज़्यादा है। सो बिहार के प्रत्येक वर्ष बाढ़ से जूझना पड़ता है। इन समस्याओं को भी इस परियोजना के तहत समाधान खोजा जा रहा है और खोजा गया है। दोनों चीज़ है, कुछ डैम तो बन ही गए हैं। इसके अतिरिक्त बिजली का अधिक उत्पादन ताकि ग्रामीण स्तर पर उचित तरीके से इसकी पहुंच बनाई जा सके, ताकि
ग्रामीण स्तर पे ही नहीं बल्कि कृषि क्षेत्र में भी छोटे छोटे पंपिंग सेट, जनरेटर, ये सब चलाने में कम पावर वाला जहाँ लगता है वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई किया जा सकता है या किया जा रहा है, राइट। उसके बाद उपरोक्त उद्देश्यों के मद्देनज़र बिहार में कई बहुउद्देशीय परियोजनाएं विकसित की गई। अब इन्होंने इस परियोजना में अगर आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से इन्होंने फ्लो चार्ट के रूप में इन सारे परियोजनाओं को हाईलाइट किया। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसे पॉइंट में लिखें, पॉइंट में लिखने के बजाय मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसी तरह के फ्लो चार्ट में आप लिख दीजिए, डायग्राम बना दीजिए, और फिर इनमें से जो इम्पोर्टेंट लगे, इनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगे, पहली बात। दूसरा चीज़ की चूँकि आपको ध्यान रखना है कि 5 से 6 पेज आंसर भी होना चाहिए, कंटेंट भी होना चाहिए, तो इसमें से 4-5 या जैसे आप देखेंगे यहाँ पर काउंटिंग करते हैं अगर, तो 1 2 3 4 5 6 7, राइट। तो टोटल 7 की चर्चा की गई, तो इसमें से आप 3-4 इम्पॉर्टेंट भी डिस्कस कर लेंगे, दैट विल बी एनफ। जैसे कोसी की बात कर लेते हैं, तो ये कोसी का चर्चा कर दीजिए, गंडक का कर दीजिए, सोन का कर दीजिए, राइट। तो इन तीनों का भी चर्चा करके अगर प्रॉपर वे में लिखते हैं और साथ में इन सारे को हल्के हल्के में भी 1 लाइन या 20 वर्ड्स में लिखते हुए चले जाते हैं तो आपका आंसर कंप्लीट होता है। अब इनके आंसर में मैं आप थोड़ा चेक करता हूँ कि ये क्या लिखती हैं। तो यहाँ पे देखिएगा इनका जो है, इनका आंसर यहीं पे ख़त्म हो गया। मतलब क्या हुआ कि रेफरेंस टू बिहार, मतलब इनके लिए ये लगा कि बिहार में जितने भी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हैं उनको अगर हाईलाइट कर दें फ्लो चार्ट में तो दैट विल बी सफिशिएंट। नहीं सुषमा, मैं आपके लिए कमेंट दे रहा हूँ कि इतना ही नहीं है, फिर भी मैं आपके पूरे आंसर को ओवरऑल देखूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि चलिए आंसर ठीक है, गुड मार्क्स कैन बी अचीव। बट अगर बेटर मार्क्स लाना है और भी अच्छा करना है, कहीं रैंकिंग पे पहुंचना है, तो आपके इन सारे परियोजनाओं में 2 चीज़ का ध्यान रखना है। पहला कि सेलेक्ट कर लीजिए कि भाई इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, करेक्ट। पहली बात कि हम इसी 3 की चर्चा आगे आने वाले पैरा में करेंगे, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आप इसमें जब भी लिखें तो जैसे कि हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोगों ने क्या किया है कि इन सारे प्रोजेक्ट को लिखा है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को, और उसके फीचर्स, स्पेशलाइज्ड फीचर कि भाई इतना खेती एग्रीकल्चर है, इतना कैचमेंट एरिया है, इतना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, और आगे बढ़ गया है। मतलब सारे प्रोजेक्ट के बारे में इन्होंने इस तरह से लिखा, कितना किलोमीटर तक कैनाल गया है, इतना कैचमेंट एरिया है, इतना इरीगेशन फैसिलिटी है, ये इतना ही। तो ये सारे चीज़ जो हैं क्या होता है कि लिख के निकल गए। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन है कि कंट्रोलिंग ऑफ फ्लड एंड असिस्टेंस टू एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट, तब आपको यहाँ पे इस ढंग से चर्चा करना होगा कि गंडक परियोजना में क्या हुआ, इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ा, राइट, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन शुरू हुआ, और साथ में किस तरह से वहाँ के लोगों में या वहाँ के एरिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा, कैसे इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई बढ़ा, किस तरह से लोगों को में इनरिचमेंट आया, इसकी चर्चा आपको करना है। मतलब कि जिस परियोजना की बात आप कर रहे हैं वहाँ पे उस कंसर्न रीजन में किस तरह का चेंजेज आया इस मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के आने के बाद, इसकी चर्चा होना बहुत ज़रूरी है। तो ये तीनों रेस्पेक्ट्स पे आप कर सकते हैं और मैं सारे लोगों को बोलूँगा, जिससे आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा इन रेफरेंस टू बिहार, करेक्ट। इन रेफरेंस टू बिहार डज नॉट मीन कि आप सिर्फ प्रोजेक्ट को हाईलाइट कर दिए, उसके फीचर्स को बता दिए। यू हैव टू कनेक्ट इट विद द कंसर्न एरिया इन रेस्पेक्ट टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, कि डिमांड कैसे हुआ, क्वेश्चन में किस तरह से पूछा गया कि फ्लड के कंट्रोलिंग में, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के इम्प्रूवमेंट में कैसे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है नेशनल लेवल एज वेल एज बिहार के लेवल में। तो नेशनल लेवल में तो आप तो डिस्कस कर देते हैं, लेकिन बिहार के लेवल में आप नाम देके निकल जाते हैं, तो ये तो अन्याय हो जाएगा ना, तो जस्टिस प्रॉपर नहीं हो पाएगा क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार, करेक्ट। तो इस तरह से आप पैरा लिखिए और लास्ट में फिर आपका जो कंक्लूज़न है, इस तरह से कंक्लूजन आप लोग लिख सकते हैं। निष्कर्षतः बहुउद्देशीय परियोजनाएं विकास के अनेक मार्ग खोलती हुई, अवसर उत्पन्न करती हुई, समस्याओं से बचाती हुई, पिछले क्षेत्रों को आगे बढ़ाती हुई आदि अनेक स्वरूप को दिखाती है। बिहार सहित पूरे भारत में ग्रामीण स्तर पर आज भी बिजली की समस्या बनी हुई है, अतः वन बिजली के उत्पादन पर बल देकर इस ओर कदम बढ़ाना चाहिए। साथ ही परियोजना निर्माण के समय स्थानीय लोगों या जनजातियों के अस्तित्व का भी विशेष ख्याल रखा जाना चाहिए, ताकि ये परियोजनाएं वरदान की जगह अभिशाप बनने से बच सके, क्योंकि अभिशाप भी बन रहा है।
ध्यान रखिएगा, सिल्टिंग प्रॉब्लम हो रहा है, वहाँ का एग्रीकल्चर लैंड डिस्ट्रॉय हो रहा है, और जब मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बनता है तो वहाँ के लोगों को नुकसान होता है, ज़मीन का नुकसान होता है, एग्रीकल्चर लैंड का नुकसान होता है, साथ में उनका सेटलमेंट का प्रॉब्लम आता है, उनका जो हैबिटेशन प्रॉब्लम है वो आता है। आप देखेंगे नर्मदा वैली प्रोजेक्ट में नर्मदा बचाओ आंदोलन चला है, तो ये चीज़ तो निगेटिविटी है, तो ये चीज़ यहाँ हाईलाइट नहीं करना है। एक हमारे कैंडिडेट के आंसर में डीमेरिट्स भी आया था कि मल्टीपर्पज़ का क्या क्या डीमेरिट्स है, तो यू हैव नॉट टू डिस्कस हियर अबाउट द डीमेरिट्स ऑफ द मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पॉजिटिव मोड में पूछा गया है, तो पॉजिटिव मोड में ही डिस्कस करना है। अगर बोला जाता है क्रिटिकली एग्जामिन, है ना, तब आप जाके इसको लिख सकते थे। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर माना जाता है। इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं कि ये कैसे मंदिर है और किस तरह से ये बाढ़ के नियंत्रण एवं कृषि के वृद्धि में महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है, और बिहार में किस तरह से इसका और भी रोल है। ओके गाइस, तो इस तरह से मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हर रोज़ राइटअप कीजिए। हमारे वीडिजेप टेलीग्राम चैनल पे ये प्रोग्राम चल रहा है, तो आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, लिंक दिया हुआ है, आप जुड़िए उसके बाद मुझे पर्सनली मैसेज भेजिए पर्सनल अकाउंट पे टेलीग्राम में, देन आई विल रिस्पॉन्ड ओवर देयर एंड विल टेल यू द प्रोसीजर हाउ टू ज्वाइन इन GS मेंस ग्रुप. Okay, so stay tuned to KM Learning channel. Thank you.